So we are starting this topic of inductance, and in this हमने अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देखा है। तो हमने देखा है किस तरह से कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब बदलता है, whenever the magnetic flux changes, so there the electric current is produced, is induced. This we already know. अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, we are going ahead and we are going to see what is this inductance. ये inductance आखिर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग, इस इंडक्टेंस को पढ़ें। सबसे पहले इंडक्टर क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं, तो रेजिस्टर में क्या होता है बेटा कि रेजिस्टर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होती है, सो द इलेक्ट्रिसिटी passes through it and electricity gets resisted, इसलिए उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये एक नया एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा एक कॉइल होता है, द कॉइल टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इंडक्टर। तो जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग के जैसा होता है, ये गोल 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 जैसे सोलिनॉइड है ना। So many inductors are constructed as small solenoids, ठीक है। और कोई भी coil, almost any coil or loop will act as an inductor, ठीक है। Whenever the current through inductor changes, voltage is induced in the inductor that opposes this change. ये बस एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन अभी बता रहा हूँ, इसको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझो, ठीक है। अभी कुछ मत लिखो। तो पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कॉइल टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इंडक्टर। मेनी इंडक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड एज स्मॉल सोलिनॉइड्स। और कोई भी कॉइल या कोई भी लूप इंडक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। और जब भी करंट इसमें से पास होता है, किसमें, इंडक्टर में, जब भी इंडक्टर में कोई करंट पास होगा तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, जनरेट होता है, ऐसा वोल्टेज जो उसको खुद को ही अपोज कर दे। ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें लेंज लॉ लगता है? हाँ, इसमें लेंज लॉ लगता है। तो फिर ये लेंज लॉ आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, इसको भी देखना है हमें, ठीक है। तो इसी को सेल्फ इंडक्टेंस भी कहा जाता है, जो हम इसको आज देखने वाले हैं। सो प्लीज लिसन। ये लेंज लॉ के अनुसार इस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए सब लोग। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे बेटे, तो ये इंडक्टर जो होता है, दिस इंडक्टर लुक्स लाइक दिस। एक सोलेनॉइड है, एक कॉइल है,
ठीक है, एक सोलेनॉइड है ये, या कॉइल की तरह होता है ना, कॉइल या फिर सोलेनॉइड, स्प्रिंग के जैसा भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ये किसी भी मेटल का बना हो सकता है ना, इट कैन बी मेड अप ऑफ एनी मेटल विच कैन कैरी द करंट। इसमें से जब करंट पास होगा, मान लो कि इसको हमने बैटरी से लगा दिया, तो जब ये बैटरी से कनेक्ट होगा, मान लो कि इसमें करंट पास हो रहा है, और ये जो करंट इसमें पास होगा, अगर ये वेरिएबल करंट है, करंट इसमें है I, जब इसमें करंट जाएगा तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये बैटरी है और ये बैटरी से करंट इसमें V वोल्टेज का बैटरी लगाया जाए, इसमें से जब करंट पास होगा तो ये कॉइल्स है बहुत सारे, तो सोलेनॉइड के लिए हमने देखा था कि सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो ये खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, इसका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके बाजू में, क्यों भाई, है ना, इस तरह। और ये जो इसने खुद ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इट विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट। दिस मैग्नेटिक फील्ड is similar to that of bar magnet। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बार मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती है। तो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब ये देखा गया इफ करंट थ्रू इंडक्टर, इफ करंट थ्रू इंडक्टर चेंज होगा, अगर करंट, तो क्या होगा? जब करंट इंडक्टर में से बेटे बदल जाता है, तो ये देखा गया कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था तो ये बदल जाएगा, क्यों भाई? सो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंजेस। ठीक है, अब करंट बदला, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स will change, so there will be change in the flux, and as there is a change in the flux, the EMF will be induced, hence EMF will be induced in inductor। तो इंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि करंट बदला। इफ द करंट थ्रू इंडक्टर चेंजेस, किसको बदलना पड़ेगा? पहले करंट को बदलना पड़ेगा। तो करंट बदला तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो आपका फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स अगर बदला तो उसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा। और ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इंड्यूस्ड EMF is called as self induction। This phenomenon is called self induction। self induction क्यों कह रहे हैं हम इसको?
सेल्फ इंडक्शन का मतलब हुआ कि खुद के करंट ने खुद में ही एक अपोजिट ईएमएफ बना दिया, है ना। इसी को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, राइट। सो खुद के करंट ने खुद का ही एक अपोजिट दिशा में एक ईएमएफ तैयार किया, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन इस नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके। सो इस तरह से हम देखें कि इंडक्टर में अगर खुद ही चेंज हुआ किसका, फ्लक्स का, ठीक है। सो what will be produced? So it was observed that there will be EMF will be produced in the backward direction, ठीक है। इसको सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो ये देखा गया इसमें कि जो फ्लक्स होता है आपका, फ्लक्स इज फाई। ये जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटा तो फ्लक्स भी घटेगा। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, and therefore there is a proportionality constant here. So the proportionality constant which was found in this case is L. ये proportionality constant L इसको कहा जाता है, where this L is called as coefficient of self induction. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इसी को कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है इंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम है इंडक्टेंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस के जैसा है ये इंडक्टेंस। तो कैपेसिटर का होता है कैपेसिटेंस, रेजिस्टर का होता है रेजिस्टेंस। उसी तरह इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर का होता है इंडक्टेंस। क्लियर? तो ये फॉर्मूला बना फाई इक्वल्स टू एल आई, लिख लो फटाफट। आगे बढ़े।
So let's move ahead. आगे बढ़े बेटे। So in the absence of the ferromagnetics in the space surrounding the coil, the total flux through the coil is proportional to current I, and we can write phi is equals to Li, जो अभी अभी हमने लिखा, यही तो लिखा हमने अभी अभी, है ना, phi equals to Li, ठीक है। If the coil has n turns, so we can write n phi equals to Li, लिख लीजिए। If the coil has n turns, n phi equals to Li, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कॉइल्स के टर्न्स वाला लिखिए। फॉर n टर्न्स इट इज n phi equals to Li। यहाँ पर L का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसी को इंडक्टेंस भी कहा जाता है। जी हाँ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा, वो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। क्या पॉइंट है ये? सो इट सेज दैट द इंडक्टेंस L डिपेंड्स, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, पहला तो शेप एंड साइज ऑफ द लूप। आपका ये जो इंडक्टर ऐसा था, है ना, तो इसका शेप और साइज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एज वेल एज ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग मीडियम का मतलब है कि अब ये जो अपना इंडक्टर ऐसा था, मान लो इसके अंदर अभी एयर है, देयर इज अ एयर विच इज द मीडियम। अगर इसके अंदर कोई आयरन बार रखा जाए, तो इस तरह का एक आयरन बार है मान लो, और ये आयरन बार के ऊपर ये ऐसे कॉइल हमने बनाया है, तो जब आयरन बार के साथ ये आएगा तब ये अलग होगा। तो इसलिए बोला है कि सराउंडिंग मीडियम के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसको आगे देखने वाले हैं हम, ठीक है। और यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, तो ये लिख लो, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। इसको कैपिटल H से दिखाया जाता है। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्लियर?
आगे बढ़े। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, एन फाई इक्वल्स टू एल आई। उसके बाद इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो उसके साइज और शेप पे डिपेंड करता है, और उसके बाजू में जो मीडियम है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसका यूनिट भी हमने देखा, द यूनिट ऑफ दिस इज हेनरी, राइट। Now we are going to see the EMF of the self induction। तो फैराडे के लॉ के अनुसार जब करंट बदलता है तो करंट तो इंड्यूस होना ही होना है ना। तो ये जो पहला इक्वेशन अपना आया था फाई इक्वल्स टू एल आई, है ना, एन एन फाई इक्वल्स टू एल आई, अभी अभी हमने लिखा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटे, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करा दिया, सो एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि एल इज कॉन्स्टेंट, एल इज अ कॉन्स्टेंट, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ना। सो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो अब यहाँ पर ये डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू आवर लॉ n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या है, डी फाई बाई डी टी इज द इंड्यूस्ड EMF, डी फाई बाई डी टी इज इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सो हमें ये पता है E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, और इसीलिए इसको लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी बिकम्स द इंड्यूस्ड EMF। क्या नाम है इसका, इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर। ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर। इंडक्टर में इतना EMF इंड्यूस हो गया, क्लियर। इसी का दूसरा नाम होता है बैक EMF। इसको बैक EMF इस नाम से क्यों जानते हैं हम, क्योंकि बेटे ये अपोज करेगा ना, इट अपोजेस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इट अपोजेस द करंट, ये करंट को अपोज करने वाला है, और इसलिए अपोजिट दिशा में ये सेटअप हो जाता है, इसलिए इसको बैक EMF इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जब करंट बढ़ता है तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सो व्हेनेवर द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा, डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रेट से बढ़ रहा है। इंडक्टर है ये क्या है, इंडक्टर है L, और ये है आपका बैटरी जिसका EMF है E। ठीक है, और इसमें से जब करंट बढ़ेगा तो ये खुद का अपना EMF जनरेट करेगा, लेकिन कौन सी दिशा में, इस तरह जनरेट करेगा कि वो करंट को अपोज करे। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे बैटरी दिखाया है, दिस बैटरी शोज दैट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये EMF ये पॉजिटिव
और ये निगेटिव, अपोजिट दिशा में ये सेटअप हो जाता है। तो अगर हम इसको लिखें ई नेट, तो ई नेट क्या होगा, ई माइनस स्मॉल ई, है ना। तो ये ई माइनस ए, तो ये बन जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना। सो एल डी आई बाई डी टी, इस तरह से अपोजिट दिशा में ये सेटअप हो जाता है, राइट। और उसी तरह से ई माइनस एल डी आई बाई डी टी जब सेटअप हुआ, कब हुआ ये, जब करंट वॉज इंक्रीजिंग। अगर करंट डिक्रीज हो रहा होगा, जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो ईएमएफ इस तरह से सेटअप होगा कि वो करंट को इंक्रीज करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो इसलिए यहाँ पर उल्टी दिशा में सेटअप हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये ऐसे इन द अपोजिट डायरेक्शन इट विल ट्राई टू सेट इट, है ना। एंड देयरफॉर दिस इज योर पॉजिटिव, इस तरह ये सेटअप हो जाएगा, और निगेटिव इस तरफ सेटअप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए अब इसका फॉर्मूला बनेगा आपका E प्लस ई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E प्लस ई। सो इसलिए E प्लस एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सो मेक द टू डायग्राम्स, इस तरह से ये दोनों के दोनों डायग्राम्स बनाई हैं, और दोनों का इक्वेशन भी लिखिए फटाफट। तो इसमें हमने क्या सीखा, तो इसमें हमने सीखा कि जब कॉइल में, मतलब सर्किट में करंट इंक्रीज होते रहेगा, इंक्रीजिंग करंट अगर है, मतलब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा। तो जब डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, करंट इंक्रीजिंग है, उस टाइम पे बढ़ते हुए करंट को इसका ईएमएफ रोकने का ट्राई करेगा, तो अपोजिट दिशा में सेटअप हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखो मैंने कैसे सेटअप कर दिए, है ना। तो इसलिए माइनस आया, ई माइनस ई, कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई। लेकिन जब हम डिक्रीजिंग करंट ले लेंगे, मतलब करंट पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, करंट इज डिक्रीजिंग, देन आल्सो फ्लक्स विल चेंज। डिक्रीजिंग करंट, फ्लक्स विल चेंज। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपोजिट दिशा में करंट को डिक्रीज नहीं करने देगा, बढ़ाएगा, बढ़ने का ट्राई करेगा। इसीलिए उसी दिशा में ईएमएफ सेटअप हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव देखिए ध्यान से। और इसीलिए E प्लस ई लिखा हमने सेकंड केस में। ड्रॉ कर लिया सबने, हो गया, आगे बढ़े इस तरह।
बताइए, whenever the current through the inductor changes, the voltage is induced in the inductor that opposes this change. This phenomenon is called, जब भी करंट इंडक्टर में से जो करंट जा रहा है वो जब बदलता है, जब करंट बदलता है तो एक वोल्टेज तैयार हो जाता है, वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, जो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, इस चेंज को। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा, इस फेनोमेनन का नाम क्या है? जी हाँ, क्या नाम है? मैं ऑप्शंस नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, यस सोहम, करेक्ट है। चलो ऑप्शन दिखा देता हूँ, क्या नाम है इसका? सेल्फ इंडक्शन। ओके, इसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़े। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, आप बताइए, अभी अभी तो लिख के दिया। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, हाँ, यस तेजस, हाँ रिया सही है, हेनरी, वेरी गुड, हेनरी, यस। So Weber, Henry, Ampere, Ohm, it is Henry, that is correct. Let's go ahead. अब पढ़ेंगे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए सब लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है कि जब magnetic field of one coil to produce an induced current in the second coil, दो coils अलग अलग हमें लेनी है, we are going to use two different coils, ये है पहला coil और ये है दूसरा coil, ठीक है? तो ये आपका पहला coil, ये है आपका दूसरा coil। पहले कॉइल में और दूसरे कॉइल में, इसको प्राइमरी, पी मतलब प्राइमरी होता है, ये इसको प्राइमरी कॉइल भी कहा जाता है, और ये एस मतलब सेकेंडरी कॉइल, इसी को कहा जाता है, ध्यान रखिए सब लोग, ठीक है? तो जब हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ऐसे दो कॉइल्स को पास पास में रखेंगे, और ये पहले वाले कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट I अगर बदल गया, इट चेंजेस, द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, तो वही मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल में से जा रहा है ना, तो इस सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बदला तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट? ये क्यों हुआ, हमने प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बदला और उसके करंट दूसरे किसी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस करा दिया, इसीलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है? सो म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल,
है ना। सो इस तरह से इसका मतलब होता है। समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। सो द कॉइल्स आर कनेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। इन कॉइल्स में जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स का संबंध है, और इसीलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? इसको डायग्राम ड्रॉ करिए, लिखिए। Magnetic field of one coil can be used to produce induced current in the second coil.